बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग तैयारी कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास की, और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देख रहे थे मौर्यतर काल। मौर्यतर काल में हम लोगों ने देशी राजवंश और विदेशी राजवंशों को देखना शुरू किया था। देशी राजवंश में हम लोग शुंग, कण्व, सातवाहन को देख चुके हैं। विदेशी राजवंश में भी हमने यवन, पहलव और शक को देख लिया है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कुषाणों को। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कुषाण वंश। तो ये कुषाण जो थे, ये कुषाण चीन के यूची कबीले से संबंधित थे। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, तो इनमें कौन चीन के यूची कबीले के थे? तो ये कुषाण जो थे ये चीन के यूची कबीले से संबंधित थे, जिन्होंने भारत में मौर्यों के बाद एक विशाल सत्ता स्थापित कर ली। ये सत्ता इतनी विशाल थी कि मौर्यों के बाद कुषाण ही ऐसे वंश माने जाते हैं जिनका शासन भारत के बाहर, जैसे मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम था कुजुल कडफिसस। ठीक है, कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस जो है ये कुषाण वंश के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, ये कुषाण वंश के संस्थापक हो जाएंगे। साथ ही साथ ये जो है कुजुल कडफिसस, ये चीन के यूची कबीले के सरदार थे। ठीक है, जिन्होंने मौर्यों के बाद भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। ठीक है, कुजुल कडफिसस के बाद जो शासक बनते हैं इनका नाम है वीम कडफिसस। ये कुजुल कडफिसस के उत्तराधिकारी थे और कुजुल कडफिसस के बाद में इन्होंने भारत पर अपना शासन चलाया। वीम कडफिसस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीम कडफिसस ने सर्वाधिक शुद्ध, है ना, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, अब देखिए सोने के सिक्के से दो तीन पॉइंट बनता है। एक तो क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो इसका आंसर हो जाएगा वीम कडफिसस यानी कि कुषाणों ने। यानी सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे ये थे कुषाण। सबसे शुद्ध मतलब इनके जो सिक्के होते थे उसमें सोने की मात्रा सबसे अधिक होती थी। प्रीवियस में अगर हम जाएंगे तो इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सर्वप्रथम, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सर्वप्रथम अगर सोने के सिक्के की बात होती है तो इसमें हम लोग जानते हैं कि हम लोग बोलेंगे यवनों को, यानी कि इंडो ग्रीक शासक। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि सर्वाधिक यानी सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो सबसे अधिक जो जारी होगा ये इसके बाद आएगा गुप्त। तो ये गुप्त जो वंश होंगे, गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी होंगे। तो वीम कडफिसस में यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं इस वंश के सबसे प्रतापी और महान शासक के बारे में, जिसका नाम है कनिष्क। ठीक है, इस प्रतापी शासक का क्या नाम है? तो इन प्रतापी शासक महाराज का नाम है कनिष्क। कनिष्क से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके इन पे बात करते हैं। सबसे पहले कनिष्क का राज्याभिषेक। तो कनिष्क के राज्याभिषेक को लेकर मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जिसे हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो शक संवत है, इस शक संवत को, शक संवत क्या होता है? कैलेंडर है। तो वर्तमान में भारत सरकार जो है ये शक संवत का प्रयोग करती है। ठीक है, तो वर्तमान में पूछेगा कि भारत सरकार किस संवत का प्रयोग करती है? तो भारत सरकार जो है ये शक संवत का प्रयोग करती है, लेकिन सिर्फ शक संवत का ही प्रयोग नहीं करती है। तो भारत सरकार का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत के साथ साथ ग्रेगरियन कैलेंडर है। ठीक है, जो जनवरी फरवरी वाला होता है ना वो। तो भारत सरकार जो है ये शक संवत के साथ साथ ग्रेगरियन कैलेंडर जो है इसका प्रयोग राष्ट्रीय पंचांग के रूप में करती है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये हो गई कनिष्क के राज्याभिषेक की बात। ठीक है, अब राज्याभिषेक के बाद हम लोग बात करते हैं कनिष्क की राजधानी। ठीक है, तो कनिष्क की राजधानी दो थी, याद रखिएगा। ठीक है, पहली राजधानी का नाम था
पुरुषपुर, ठीक है, पुरुषपुर, इसे आज पेशावर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी, इस दूसरी राजधानी का नाम था मथुरा। कनिष्क की दूसरी राजधानी का नाम था मथुरा। कोई दिक्कत नहीं है, ये कनिष्क की 2 राजधानियों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। राजधानी के बाद हम लोग बात करते हैं कनिष्क का धर्म। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, याद रखिएगा। कनिष्क का जो धर्म था ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ये अनुयायी था, लेकिन इसके बावजूद कि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था, ये सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता था और सभी धर्म के अनुयायियों को ये बराबर से महत्व देता था, ठीक है। अब कनिष्क के काल में ही एक घटना हुई थी। कनिष्क के काल में क्या घटना हुई थी? तो कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। टोटल 4 बौद्ध सभाएं हुई थी बुद्ध के मरने के बाद। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 संगतियां हुई थी। तो इसमें चौथे नंबर की संगति का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था कनिष्क के काल में, जिसमें कनिष्क राजा थे। उस समय चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ठीक है। और ये जो हुआ था आयोजन, ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा, ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर। ऐसे मैंने जो है ये चारों बौद्ध संगतियों पर पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, आप बौद्ध धर्म वाले में देखिएगा। इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, रावे पाकू है ना, तो कू से कुंडलवन कश्मीर, इस तरह से बना हुआ ट्रिक आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो थे, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से भी क्वेश्चन पूछता है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे ये थे वसुमित्र, ठीक है, ये थे वसुमित्र, इसके अध्यक्ष थे यानी प्रेसिडेंट थे। और इसके उप सभापति या वाइस प्रेसिडेंट जो थे ये थे अश्वघोष, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के उप सभापति हो गए अश्वघोष और सभापति हो गए वसुमित्र। इसे भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ऐसे आप बौद्ध धर्म वाले चैप्टर को देखेंगे तो ऐसा ट्रिक बना हुआ है कि आप फिर जिंदगी में इससे आपसे कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं ये कनिष्क के जो है, ये कनिष्क के कुछ सिक्के मिले हैं, है ना, यूँ तो सिक्के बहुत सारे हैं। तो कनिष्क के सिक्कों पे यूनानी तथा भारतीय भाषाओं को लेख अंकित है। साथ ही साथ कनिष्क के जो तांबे के सिक्के मिले हैं, ठीक है, कनिष्क के तांबे के सिक्के मिले हैं, इस पर कनिष्क को बलिदान करते हुए, मतलब अपनी बलि देते हुए दिखाया गया है। बलि वेदिका पर अपना बलि देते हुए कनिष्क को तांबे के सिक्कों पर दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद मथुरा नाम की जगह है, कनिष्क की जो द्वितीय राजधानी थी, वहाँ से एक मूर्ति मिली है, ठीक है। इस मथुरा से प्राप्त मूर्ति में कनिष्क को सैनिक वेशभूषा में, यानी जो सेना के ड्रेस में दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है कनिष्क को। तो कनिष्क के तांबे के सिक्के पर इसे बलि वेदिका पर बलिदान करते हुए दिखाया गया है, और कनिष्क की मथुरा से प्राप्त मूर्ति में इसे सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कनिष्क के दरबारियों पर। कनिष्क के दरबारी विद्वानों को याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करेंगे, और ट्रिक ये है, कनिष्क के मथुरा में मित्र घोष का चरका नाग, ठीक है। तो कनिष्क के मथुरा में, ठीक है, मित्र घोष का चरका नाग, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। कनिष्क तो जो हो गए ये राजा हो गए, ठीक है। मथुरा, तो मथुरा जो थे ये कनिष्क के एक मंत्री का नाम था, ठीक है। ये कनिष्क का एक फेवरेट मंत्री था जिसका नाम था मथुरा, ठीक है। मित्र, तो मित्र से कौन हो जाएगा? तो मित्र से हो जाएगा वसुमित्र, ठीक है। तो वसुमित्र के बारे में थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो वसुमित्र जो था, सबसे पहली बात तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी, ये चतुर्थ संगति का अध्यक्ष था, ठीक है। चतुर्थ संगति के ये अध्यक्ष थे, कौन? तो वसुमित्र। दूसरी बात, इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम था महाविभाष, जिसका नाम था महाविभाष सूत्र, ठीक है।
ये महाविभाष सूत्र जो है ये बौद्धों की पुस्तक है, जातक ग्रंथ। तो ये बौद्ध जातक ग्रंथों पर टीका थी, यानी जातक ग्रंथों की सरल व्याख्या थी। इस महाविभाष सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। आपको पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहते हैं, तो महाविभाष सूत्र, और महाविभाष सूत्र के लेखक तो वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र के बाद अब अगले जो हैं ये है घोष। घोष यानी अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के राजकवि थे। ठीक है, राजकवि थे, और चौथी बौद्ध संगति के उप सभापति भी यही थे। ठीक है, अश्वघोष की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है बुद्ध चरित। ठीक है, इस बुद्ध चरित पुस्तक को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग बुद्ध चरित को। ठीक है, इसके अलावे इनकी और दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एक है सूत्रालंकार और एक शौहरानंद। ठीक है, ये भी इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं। तो बुद्ध चरित को हम लोग बौद्धों का रामायण कहते हैं, सूत्रालंकार और शौहरानंद अन्य दो पुस्तकें हो गई। ठीक है, अब आइए चरक। चरका से हो जाएगा चरक। ठीक है, चरक जो थे ये कनिष्क के प्रमुख वैद्य थे, यानी आयुर्वेदाचार्य थे। ये कनिष्क के डॉक्टर थे। ठीक है, और इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है चरक संहिता। आप लोगों ने ये पुस्तक का नाम सुना भी होगा। ठीक है, तो चरक संहिता चरक ने लिखा था। अब आते हैं नाग। नाग से हो जाएंगे नागार्जुन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, नागार्जुन जो थे ये बौद्ध दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, बौद्ध दार्शनिक तो थे ही, साथ ही साथ में इस काल के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे हम लोग थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के पैदा होने से कई वर्षों पूर्व दे दिया था। ठीक है, ऐसे अभी सापेक्षता का सिद्धांत यानी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग आइंस्टीन को मानते हैं, लेकिन नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में कई सौ वर्षों पूर्व इसकी जानकारी दे दी थी। ठीक है, इसी कारण नागार्जुन का एक उपनाम भी है। ठीक है, नागार्जुन का उपनाम है भारत का आइंस्टीन। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत का आइंस्टीन हम लोग कहते हैं इन्हीं नागार्जुन को। ठीक है, तो ये हो गया। और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, ये जो नागार्जुन है, नागार्जुन की तुलना यूरोपीय विद्वान मार्टिन लूथर से भी की जाती है। पूछेगा कि किस भारतीय विद्वान की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, तो ये भी हो जाएगा नागार्जुन। तो ये कनिष्क के दरबारी जो है ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावे कनिष्क जो थे, इस कनिष्क ने दो नगर भी बसाए थे। ठीक है, एक का नाम याद रखिएगा कनिष्कपुर और दूसरे नगर का नाम था सिरमुख। तो ये कनिष्क के द्वारा बसाए गए दो नगर थे। इसके साथ ही इस काल में एक प्रसिद्ध सिल्क मार्ग था। सिल्क को हम लोग कहते हैं रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम या सिल्क एक ही चीज़ है। तो ये जो रेशम मार्ग था, यानी कि बंगाल से लेकर के ये मार्ग जो था ये मध्य एशिया तक जाता था या यूरोप तक, और इसी मार्ग के द्वारा जो है ये भारत का रेशम जो है ये बाहर जाता था। ठीक है, तो इससे काफ़ी आमदनी होती थी। तो ये जो रेशम मार्ग था, इस रेशम मार्ग पर कनिष्क या कुषाण वंश वालों का अधिकार था। पूछेगा रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था, तो ये था किसका, तो ये कुषाण वंशों का अधिकार था। ठीक है, अब कनिष्क के बाद जो व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा, ये कनिष्क का उत्तराधिकारी का नाम था वाशिष्ठ। ठीक है, कनिष्क के बाद वाशिष्ठ गद्दी पर बैठा, और इसके बाद योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुए, कमजोर उत्तराधिकारियों के चलते धीरे धीरे इस वंश का पतन हो गया और ये कुषाण वंश खत्म हो जाता है।
और जैसे ही कुषाण वंश खत्म होता है हम लोगों का मौर्योत्तर काल शुरू हो जाता है। अब एक मामला यहाँ पर है कि जैसे ही कुषाणों का पतन होगा, ठीक है, कुषाणों का पतन होगा और तुरंत गुप्त शुरू नहीं होते हैं, यहाँ गुप्तों के उदय, ठीक है, गुप्तों के उदय। तो कुषाणों के पतन और गुप्तों के उदय का जो समय था, बीच का गैप था, इस काल में कोई विशेष वंश नहीं थे, इसीलिए इसे इतिहासकार लोग अंधकार युग कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अंधकार युग। तो आपको पूछ सकता है कि इतिहास में अंधकार युग के नाम से किसे जाना जाता है भारतीय इतिहास में, तो कुषाणों के पतन और गुप्तों के उदय के बीच का जो ये काल है, इस काल को हम कहते हैं अंधकार युग, ठीक है। इस काल में कुछ छोटे छोटे राजा थे, जैसे नाग वंश हो गए, यौधे वंश हो गए, इन्होंने शासन किया था, लेकिन ये उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो याद रखना है कि कुषाणों के पतन और गुप्तों के उदय के बीच का काल, जिसमें छोटे मोटे इस तरह के राजवंश शासन कर रहे थे, इसे इतिहास में अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज हमने देख लिया, ये पूरा मौर्योत्तर काल को ख़त्म कर लिया। आज लास्ट हम लोगों ने कुषाण वंश को देख लिया। अब अगले क्लास में हम लोग गुप्तों से शुरू करेंगे, गुप्त देख लेंगे और हर्षवर्धन का काल देख लेंगे, तो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। और दो जो बड़े चैप्टर बच रहे हैं, इसके बाद हमारा ये जो प्राचीन भारत है ये खत्म होगा और हम लोग मध्यकालीन भारत को शुरू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।